अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वीडियो इज़ एक्सटेंशन ऑफ द शॉर्ट केस ऑफ CNS। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की शॉर्ट केस की एक्सटेंशन है। इसमें जो है ना हम पहले हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि 7 लेवल पे CNS का एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हमने स्पीच को जो है वो डिस्कस कर लिया है। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्क्रीनिंग ऑफ क्रेनियल नर्व। अब स्क्रीनिंग ऑफ क्रेनियल नर्व को भी हम अलग-अलग क्रेनियल नर्व्स को स्क्रीन करेंगे। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स को स्क्रीनिंग करने से पहले जो प्री रिक्वेस्ट है तो यही है कि आप अपने स्टडी पार्टनर के साथ और बुक्स आपके साथ हो, कॉपी पेंसिल जो मैं बता रहा हूँ साथ के साथ काइंडली लिखें और उस स्कीम को याद करें और वैसे ही परफॉर्म करें। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं स्क्रीनिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स। टाइम लिमिट आपने याद रखना है कि आपके पास 1 मिनट है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, किसी एक चीज़ की कमांड मिलेगी, मोटर सिस्टम की, सेंसरी की या क्रेनियल नर्व की, लेकिन स्क्रीन आपको तकरीबन 6 to 7 जो सारी चीज़ें अप टू द गेट और जो है ना एबनॉर्मल मूवमेंट, वो सारी स्क्रीन करनी है। तो इसलिए कमांड जो भी मिले, अब अगर आपको क्रेनियल नर्व की भी कमांड मिलेगी, टाइम ड्यूरेशन आपने रखना है कि मैंने 1 मिनट के अंदर ही इसको शॉर्ट करना है। ठीक है, ये लगता ऐसी है कि हो नहीं सकता, लेकिन जब आप इसको बार बार मास्टर करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें छोड़ने वाली हैं, ये करने वाली हैं, यू कैन ईजिली डू इट। सो पहला मैसेज टाइम रिस्ट्रेंस का आपको पता चल जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें पोजीशन बड़ी मैटर करती है। क्रेनियल नर्व की एग्जामिनेशन के अंदर पेशेंट शुड बी इन द सिटिंग इन द काउच एंड फेसिंग टूवर्ड्स द कैंडिडेट और फेसिंग टूवर्ड्स द डॉक्टर। ठीक है, जो पेशेंट जो है वो इस तरह काउच के ऊपर बैठा होगा और वो आपको फेस कर रहा होगा। अक्सर स्टूडेंट जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो एग्जामिनेशन जो है ना वो क्योंकि सेंसरी मोटर का किया होता है स्पाइन पोजीशन में, उसी में क्रेनियल नर्व शुरू कर देते हैं। तो ये गलती नहीं आपने करनी। पेशेंट शुड बी सिटिंग इन द काउच एंड फेसिंग टुवर्ड्स द कैंडिडेट। तो ये पोजीशन आपने याद रखनी है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ यू विल एग्जामिन और स्क्रीन द फर्स्ट एंड सेकंड क्रेनियल नर्व। फर्स्ट क्रेनियल बहुत आसान है, इसमें मैं टाइम नहीं जाया करूँगा, बस आपने नोस्ट्रल्स देखने को, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, और कोई भी नॉर्मल फ्रेगरेंस जो है वो आपने उसको देनी है, जिसमें आम चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं। सोप की है जो गुलाब के फूल वाली जिसमें खुशबू हो, उसका आप रैप यूज़ कर सकते हैं, या कोई ऐसी कैंडी जिसके अंदर कोई फ्रूट की अच्छी खुशबू आ रही हो। ठीक है, तो अमरूद की खुशबू, मैंगो की खुशबू, कोई भी यार आपने वो यूज़ करनी है। सो ये इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हम चल करनी है आपने, ये आप खुद कर सकते हैं। अब आप आ जाए सेकंड क्रेनियल, दैट इज़ द ऑप्टिक नर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम रिस्ट्रेन इसमें याद रखें 10 सेकंड है। अभी आपको लगेगा कैसे पॉसिबल है कि 10 सेकंड में हम फंडोस्कोपी भी कर लेंगे। तो पहले इसको हम पूरा कर लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर मैं आखिर में बताऊंगा कि आपने इसको शॉर्ट कैसे करना है। ठीक है, अभी पूरी एग्जामिनेशन आप ये सोचें कि हमें कमांड ही ये मिली, एग्जामिन द सेकंड नर्व ऑफ दिस पेशेंट, ऑप्टिक नर्व ऑफ दिस पेशेंट। अब मैं वो आपको करके बताता हूँ। हमने चीज़ें इसमें 4, विजुअल एक्विटी चेक करनी है, नंबर 1 विजुअल एक्विटी फॉर नियर एंड फार विजन। इसी सीक्वेंस में याद रखना, आपने सीक्वेंस नहीं जोड़ना। विजुअल एक्विटी चेक करनी है, उसके बाद कलर विजन चेक करनी है, उसके बाद फंडोस्कोपी करनी है, और उसके बाद पेरीमेट्री करनी है। ये 4 चीज़ें ऐसी करनी है, स्कीम सीधा। सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ, मैंने उससे इजाज़त ले ली है पेशेंट से और सब कुछ हो गया, और नाउ आई एम गोइंग टू एग्जामिन द सेकंड क्रेनियल नर्व। सबसे पहले मैं चेक करूंगा विजुअल एक्विटी। पेशेंट को कहूंगा कि काइंडली अपनी बाई आंख के ऊपर हाथ रख लें। ऐनक नहीं तुरवाऊंगा, जो उसने ग्लासेस पहने हुए वो पहने रखेंगे, और मैं अपना उसका जो है कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी बुक का पेज जो करीब उसको मैं रख के उसके सामने उसको पढ़वाऊंगा, और मिनिमम डिस्टेंस होगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 10 इंचेस, यानी कि 2.5 स्मॉल जो स्केयर आप यूज़ कर रहे होते हैं ना मेजरमेंट के लिए, तो 2.5 20 सेंटीमीटर के ऊपर उसको रखूँगा। इसको पढ़ के दिखाए, वो 1-2 लफ्ज़ पढ़ेगा, मैं कहूँगा ठीक है, आप राइट पे हाथ रखें और पढ़ के दिखाएं। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि नियर विजन विद न्यूज़पेपर 25 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या होगा, ओके। अगर नियर विजन ओके है, देन आई विल गो फॉर टू एग्जामिन द फार विजन। अब मैं फार विजन चेक करूंगा। फार विजन के 2 तरीके, अगर तो कमरे में आपको कोई क्लॉक है और वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर है, आप पेशेंट से पूछें बाई हाथ पे हाथ रखें, वो क्लॉक में बताएं छोटी सुई कहाँ पे है। इसी तरह दाई हाथ पे आंख पे हाथ रखें और बताएं कि वो बड़ी सुई इस वक्त कहाँ पे है। तो ये चीज़ें आपने इस तरह उसकी नियर विजन चेक कर ली, फार विजन चेक करें। दूसरा ये है कि कुछ भी नहीं है तो आपने अपना स्नेलन चार्ट निकालना है जो फार विजन वाला होता है, और खुद पेशेंट आपको फेस यानी कि ये पेशेंट आप पीछे 6 मीटर अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर तक जाएंगे, और उसे कहेंगे जो सबसे नीचे वाली लाइन है इसको पढ़ के बताएं। अब दूसरी आंख से पढ़ के बताएं, वो पढ़ लेता है तो ठीक है, नहीं पढ़ पाता तो उसे कहें जो आसानी से पढ़ सकते हैं वो पढ़ के बता दें। तो आपने फार विजन भी चेक कर ली, नियर विजन भी चेक कर ली।
अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप जब नियर विजन चेक कर रहे थे, सबसे पहले नियर विजन चेक करनी है, बताने का मकसद ये, फार विजन से नहीं शुरू करना, ठीक है। आप नियर विजन चेक कर रहे थे तो पेशेंट को आपने कहा जी पढ़ के तस्वीर जी मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, कोई समझ नहीं आ रही, मैं नहीं देख पा रहा। उसी वक्त आपने कहना अच्छा ठीक है, ये फिंगर कितनी है, वो कहेगा जी फिंगर भी सही तरह पता नहीं लग रही, 2 या 3 है। अब उसके बाद टॉर्च पता, अगर टॉर्च भी नजर नहीं तो इसका मतलब कंप्लीट ब्लाइंडनेस है, या हल्की फुल्की वो टॉर्च का बता देते तो फिर भी आपने इसको ब्लाइंड ही लेबल करना है कि पेशेंट इज हैविंग ब्लाइंडनेस इन द राइट आई, ठीक है। इसी तरह पॉसिबिलिटी लेफ्ट आई में होकर ब्लाइंडनेस मिल जाए तो आपने पिक करना है कि पेशेंट को ब्लाइंडनेस है यूनिलेटरल या बाइलेटरल, और उसको कंफर्म करना है फिंगर और लाइट रिकग्निशन से, जो कि यूजली केस के अंदर आमतौर पे वो फिंगर को भी नहीं पहचान पाएगा और लाइट रिकग्निशन भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हमने पूरा मेथड लगा के हमने, अगर तो नियर विजन उसकी ठीक है तो फार विजन चेक करनी है, अगर उसकी नियर विजन ठीक नहीं है तो फार विजन नहीं चेक करनी, लेबल कर देना कि पेशेंट इज हैविंग ब्लाइंडनेस। हाँ, अगर पार्शियल को कमजोरी है तो फिर आप फार विजन चेक कर सकते हैं, लेकिन यूजली आमतौर पे जो केस की पॉसिबिलिटी ये है कि अगर उसको पैथोलॉजी होगा तो पेशेंट ब्लाइंड ही होगा उसका, तो उसको आप फिंगर और लाइट से कंफर्म करेंगे, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब इस पूरे मेथड पे रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, या तो पेशेंट इज हैविंग नॉर्मल विजुअल इक्विटी यानी कि नियर विजन एंड फार विजन नॉर्मल विजुअल इक्विटी, या आपके पेशेंट को यूनिलेटरल या बाइलेटरल ब्लाइंडनेस है। इन दोनों में से कोई एक है, 90% चांस के आपको मिलेगा, या नॉर्मल विजुअल इक्विटी ऑन बोथ साइड और पेशेंट इज हैविंग यूनिलेटरल और बाइलेटरल ब्लाइंडनेस, ज्यादा चांस, या ये हो सकता है कि नियर विजन और फार विजन, इसे हम कहते हैं नियर और फार साइटेडनेस, या नजदीक की कमजोर है, क्रिवियन उसने न्यूज़पेपर पढ़ा है, आधा पढ़ लिया आधा छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं पढ़ा ना तो फिर ब्लाइंडनेस में आ जाएगा। तो सेकंड नर्व का अगर आपको केस मिलता है तो ज्यादा चांस यही है कि उसको ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। सो ये आपने विजन चेक की, नियर विजन विजुअल इक्विटी इज नॉर्मल और पेशेंट इज हैविंग राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड और बाइलेटरल ब्लाइंडनेस, और नियर और फार साइटेडनेस लेस लाइकली, इन दो रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है। अब आपने कंफर्म कर लिया कि पेशेंट की विजन ठीक है, विजुअल इक्विटी है, वो देख सकता है, तो फिर आपने उसकी कलर विजन चेक करनी है बाइलेटरली। उसी तरह इस हाथ के ऊपर आंख रखें, ये आप उसके लिए इशिहारा चार्ट भी यूज कर सकते हैं, या 3 कलर है, उस 3 कलर में से बताएं जी इसमें से ये वाला कलर कौन सा है, या उसे कहेंगे जी इसमें से आप ग्रीन कलर पिक करके दिखाएं, इस आंख के ऊपर हाथ रखें, इसमें से मुझे रेड वाला पिक करके दिखाएं, तो आपने उसकी कलर विजन चेक कर लेनी है। प्री रिक्विजिट यही है कि उसकी पहले ये ना हो कि ब्लाइंड हो और आप कलर विजन चेक कर रहे हैं, तो बस बताने का मकसद यही है, पहले विजुअल इक्विटी चेक करें, अगर वो ठीक है तो फिर आपने कलर विजन चेक करनी है। याद रखें पेशेंट कैन ओनली बी कलर ब्लाइंड, ठीक है, उसकी विजुअल इक्विटी भी ठीक होगी, फंडोस्कोपी फाइंडिंग भी ठीक होगी, सिर्फ कलर विजन उसकी एब्सेंट होगी, तो इसलिए आपने इसको चेक करना है। ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं कि थर्ड स्टेप है फंडोस्कोपी। अब अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हम सारा क्रेनियल नर्व या सीएनएस करने के आखिर में फंडोस्कोपी करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेशेंट अब आपके साथ इस तरह सामने बैठा हुआ और लटा के अगर देखें ना, अगर आपका पेशेंट स्पाइन में होगा तो फंडोस्कोपी कितनी मुश्किल है, आप पहले राइट साइड से करेंगे फिर घूम के लेफ्ट साइड के ऊपर आएंगे। तो अब आपका पेशेंट बैठा हुआ है और आपके लिए बड़ी ईजी है, आप यहाँ पहले अपनी राइट से उसकी राइट देखेंगे, फिर उसकी लेफ्ट पे हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड से पकड़ के उसके लेफ्ट आई एग्जामिन कर लेंगे। तो बैठा हुआ पेशेंट है, आपके लिए फंडोस्कोपी मुश्किल नहीं है। पहली बात तो उसी वक्त चेक करनी है, पहला मैसेज मस्ट है, दूसरा एट द टाइम इसी वक्त करनी है, तीसरा मैसेज बाइलेटरल करना है, ये नहीं कि एक तरफ से करें, दोनों लेटरल करना है। अगला मैसेज नो डायलिटेशन, डायलिटेशन की जरूरत नहीं होती पेशेंट को। अब हमसे गलती क्या होती है, हम यहाँ पे गलती ये करते हैं फंडोस्कोपी से पहले कि अक्सर हम उसमें से एक तो जब फंडोस्कोप ऑन करेंगे उसकी फुल लाइट ऑन कर देंगे, उसकी 20 डिग्री जो सबसे कम लाइट होती है पहले वो ऑन करनी होती है, ठीक है। तो हम पहले तो उसकी फुल लाइट ऑन कर देंगे। दूसरा, पेशेंट की आंख में सीधा, और पेशेंट को कह रहे होंगे कि इसमें देख, स्टूडेंट अक्सर उसमें दिखवाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसको जब लाइट पड़ती है तो वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। तो आपने क्या उसके प्री रिक्विजिट किया है, आपने पेशेंट को कहना है जी काइंडली आप ना वो आगे दूर देखे किसी साइड पे, या वो क्लॉक की तरफ देखे, वो इस तरह क्लॉक की तरफ देखेगा, जब दूर देख रहा होगा, जब फार साइड करेगा तो उसकी अकोमोडेशन रिफ्लेक्स के मुताबिक उसकी प्यूपल अपर्चर खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब एक वो दूर भी देख रहा है, दूसरा आपकी लाइट मिनिमम है, तो अब आप उसकी फंडोस्कोपी करेंगे तो 60 to 70% चांस है कि मिनिमम आप उसकी फंडस जरूर देख लेंगे, उसकी आप ऑप्टिक डिस्क जरूर देख लेंगे। बाकी जो डायबिटिक हाइपरटेंसिव चेंजेस के लिए तो शायद डायलेट करनी पड़े, लेकिन जो ऑप्टिक नर्व एग्जामिनेशन के लिए चाहे वो आप देख सकते हैं, तो ठीक है। तो अगर आपसे नहीं स्टडी हो पा रही तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे एग्जामिन करना है,
और अगर आपसे नई फाइंडिंग पिक हो रही तो आप आखिर में ये जुमला बोल देंगे, आई कैन नॉट कमेंट ऑन फंडोस्कोपिक फाइंडिंग एज माई पेशेंट वाज नॉट हैविंग डायलेटेड प्यूपल एंड ड्यू टू टाइम रिस्ट्रेन आई हैव नॉट डन द डायलिटेशन ऑफ प्यूपल। बस ठीक है, कोशिश आपने करनी है और दोनों तरफ करनी है। तो ये चीज हो गया। अब आपने कोशिश की, दो चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है। फंडस लगाई, पेशेंट आपका बैठा हुआ, अपने फंडस के ऊपर देखा। पहली चीज मेरा क्या फोकस होगा, मैं उसकी फॉरन ऑप्टिक डिस्क ढूंढूं, जो ढूंढना बड़ा आसान है अगर आप करते हो। पेशेंट दूर देख रहा होगा, उसको लाइट में नहीं देखने देना, नहीं तो कॉन्स्ट्रिक्ट। मैंने उसकी ऑप्टिक डिस्क देखी, सबसे पहले उसका देखा कलर। कलर उसका कैसा है, कलर कैसा है, आमतौर पर जो कलर होता है वो हल्का हाइप्रीमिक येलो होता है, वो आप देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मैंने उसके देखे मार्जिन कैसे, ये दो चीजें देखनी है। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो जो हाइपरीमिक येलो कलर है वो डार्क येलो, बिल्कुल येलो वाटरमेलन कलर होगा और मार्जिन अप्रिशिएट हो रहे होंगे। पहली पॉसिबिलिटी डार्क पेल विद नॉर्मल मार्जिन। लेकिन जब ये फाइंडिंग मिलेगी तो पीछे से जो विजुअल वाली होगी ना, तो मुझे यहाँ पे ब्लाइंडनेस, यहाँ पे मुझे फाइंडिंग ब्लाइंडनेस की मिली होगी। तो डार्क पेल विद नॉर्मल मार्जिन और ब्लाइंडनेस, तो पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, ऑप्टिक एट्रोफी, मतलब इस्कीमिया, उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर है, पेशेंट को ऑप्टिक एट्रोफी। ठीक हो गया पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या है कि मैंने देखा, उसका कलर फोकस किया, तो कलर के ऊपर जो है ना, ऑप्टिक डिस्क के कलर मुझे नजर आ रहा है जो है ना वो हाइप्रीमिक, मोर हाइप्रीमिक है। यानी कि वैसे तो हल्का हाइप्रीमिक होता है ना, हल्का हल्का रेडिश होता है और उसमें बैकग्राउंड पे ज्यादा येलो होता है, लेकिन अब बिल्कुल ही रेडिश हाइप्रीमिक है और मार्जिन जो है वो ब्लर है, ब्लरिंग ऑफ मार्जिन विद हाइप्रीमिक कलर। और पीछे से मुझे जो इधर की फाइंडिंग है वो मिली हुई है कि वो पेशेंट कैन सी, उसकी विजुअल एक्यूटी है, वो देख सकता है। तो क्या हुआ, ब्लरिंग ऑफ मार्जिन है, हाइपरीमिक है और नॉर्मल विजन है। ये वाली फाइंडिंग मिल जाए तो उसको कहते हैं पेपिलरी एडीमा, जो रेज आईसीपी के अंदर आता है या एसओएल ब्रेन के अंदर आता है, कंप्रेशन। ठीक हो गया, तो ये पेपिलरी एडीमा की फाइंडिंग होती है। तीसरी पॉसिबिलिटी, मैंने उसका देखा तो यही वाली फाइंडिंग, उसके मार्जिन नजर नहीं आ रहे, ब्लर मार्जिन है और मोर हाइपरीमिक है, यानी कि जो नॉर्मल येलोइश रेड टिंज होता है ना उसका, वो नहीं, वो ज्यादा हाइपरीमिक है, ज्यादा ब्लड वेसल नजर आ रही है और ना साथ मार्जिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मुझे जो फाइंडिंग मिली है वो ब्लाइंडनेस है, पेशेंट देख नहीं पा रहा। ब्लरिंग ऑफ मार्जिन, हाइपरीमिक और ब्लाइंडनेस, जब ये तीन फाइंडिंग इकट्ठी हो जाएंगी तो पेशेंट इज हैविंग पेपिलाइटस या ऑप्टिक न्यूराइटिस, दैट इज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से ब्लाइंडनेस है या नहीं है और यहाँ से ऑप्टिक डिस्क की क्या फाइंडिंग है ये मैंने पिक कर ली है। और अब जो है चौथी चीज है पेरीमेट्री। पेरीमेट्री कैसे करते हैं आपको पता ही है, हाथ पे, हाँ आप पहले बाई मैनुअल उसकी दोनों आँख से देख लेंगे, उसके बाद फिर एक आँख पे हाथ रख के फिर आप अपने और उससे कंपेयर करिए। मेथड आपको पता है, इस पर टाइम नहीं जाया करते। मिनिमम फाइंडिंग आपने इसमें से ये लेनी है कि पेशेंट को होमोनाइमस हेमियनोपिया है या कोई क्वाड्रेंटनोपिया। ठीक है, हेमियनोपियाज हैं या क्वाड्रेंटनोपियाज है, बस आप ये पिक कर लें, हेमियनोपिया या क्वाड्रेंटनोपिया, पेरीमेट्री से बस आप ये कर लें। तो ये पूरा मेथड हो गया आपका ऑप्टिक नर्व। अगर आपको कमांड मिली है एग्जामिन द सेकंड क्रेनियल नर्व, तो आपने ये पूरे का पूरा इसी तरह एग्जामिन करना है और एंड रिजल्ट क्या निकालना है, माई पेशेंट इज हैविंग नॉर्मल विजुअल। अब दो पॉसिबिलिटीज इसमें से जो पॉसिबिलिटीज हैं, नॉर्मल विजुअल एक्यूटी विद यूनिलेटरल और बाइलेटरल ब्लाइंडनेस, इनमें से कोई एक होगी और इन तीनों में से कोई फाइंडिंग होगी, वो आपस में मिला के आपने बता देना है कि पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है। तो ये डायग्नोसिस है, या ऑप्टिक एट्रोफी है या पेपिलिडीमा है या पेपिलाइटिस है causing the second nerve palsy. Patient is having optic atrophy or papillitis causing the second nerve palsy. ठीक है, या पेशेंट इज हैविंग पेपिलरी एडीमा, इसमें पालसी नहीं है उसमें, बस पेशेंट इज हैविंग पेपिलरी एडीमा और सेकंड नर्व एग्जामिनेशन। और अगला आपने जुमला बोलना पेरीमेट्री फाइंडिंग, अगर आपने की है तो बतानी है, नहीं तो नहीं बतानी। ठीक हो गया। अब ये तो आपको कब करना है, होल नर्व कब चेक करनी है, अगर कमांड ही आपको है टू एग्जामिन द सेकंड क्रेनियल नर्व। अब आपकी कमांड सेकंड क्रेनियल नर्व की नहीं है, अब आपकी कमांड या आपका जो आप करने जा रहे हैं वो सिर्फ आप सेकंड क्रेनियल नर्व को स्क्रीन कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, ये तो मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया ना। अब मेरा फोकस क्या होगा, अब मैं आपको वो बताता हूँ। अब हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सिर्फ जो हमने लिखा हुआ है 10 से 15 सेकंड में। मैंने क्या कहना जी कि बाई आंख पे हाथ रखें, ये न्यूज़पेपर पढ़े। उसने कहा जी हाँ जी मैं पढ़ सकता हूँ, जंग अखबार लिखा। उस भाई जी ये बंद करें, इस पर आखिरी लाइन पढ़े, हाँ जी ये लिखा हुआ है नीचे नवाए वक्त। ठीक है जी, मैंने ये पढ़ लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट हमारा ब्लाइंड नहीं है, पेशेंट इज हैविंग नॉर्मल साइट इन द राइट एंड द लेफ्ट।
उसमें ये नियर या फार साइड ने पेशेंट कैन सी, ठीक है। तो उसका बाद आप ये भी कह सकते हैं नॉर्मल विजुअल एक्यूटी। बस आप ये देखें, ब्लाइंड नहीं है, पेशेंट इज हैविंग नॉर्मल विजुअल एक्यूटी, ठीक हो गया। अब मैंने सिर्फ ये दो मैनोवर किए, इन दोनों में से एक चीज पिक कर ली। अगला क्या किया मैंने, वही जैसे मैंने आपको फंडोस्कोपी का मेथड किया, मैंने उसकी राइट और लेफ्ट फंडोस्कोपी की और उसके मार्जिन और उसका कलर देख के डिसाइड किया कि उसको ऑप्टिक एट्रोफी की फाइंडिंग है, डार्क पेल कलर है, या उसको पेपिलोएडिमा एब्सेंट जो है ना ब्लरिंग ऑफ मार्जिन है, या पेशेंट को जो है ना पेपिलाइटिस वाली फाइंडिंग है विद लॉस ऑफ विजन, ठीक है। तो अब फिर हमने फंडोस्कोपी करनी, बस ये दो मेथड करने, यानी कि नियर विजन चेक की और फंडोस्कोपी की, दोनों आंखों की नियर विजन चेक की टू कंफर्म किसी आंख में ब्लाइंडनेस है या नहीं है, और दोनों आंखों की फंडोस्कोपी की। अब एंड रिजल्ट क्या मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अब उसको सुने। अगर तो होगा नॉर्मल विजुअल एक्यूटी, मतलब उसकी दोनों आंखें देख रही हैं, इधर भी उसने देख लिया इधर भी उसने देख लिया, तो ज्यादा चांस यही है 90% कि पेशेंट को ना ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती है ना पेपिलाइटिस, क्यों, इन दोनों के लिए जरूरी है पेशेंट ब्लाइंड होगा, ज्यादा चांस क्या है, ब्लाइंड होगा। तो अब पेशेंट कैन सी, पेशेंट सी कर सकता है, तो इसका मतलब है या तो उसकी फंडस नॉर्मल है या उसकी फंडस के अंदर पेपिलोएडिमा है। तो मैं सिर्फ मार्जिन के ऊपर गौर करूंगा, अगर वो ब्लर है तो बस ठीक है, पेशेंट इज हैविंग नॉर्मल विजुअल एक्यूटी विद ब्लरिंग ऑफ मार्जिन फेवरिंग पेपिलोएडिमा, या पेशेंट इज हैविंग नॉर्मल विजुअल एक्यूटी विद नॉर्मल फंडोस्कोपी फाइंडिंग, सो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड नर्व इज इंटैक्ट। ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हुआ, मैंने इसको देखा जब नियर विजन को पेशेंट ब्लाइंड है, एक आंख से या दोनों आंखों से ब्लाइंड है, वो देख ही नहीं पा रहा। तो अब मेरा अगला फोकस क्या होगा कि इसका मतलब जिस आंख में ब्लाइंडनेस है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऑप्टिक एट्रोफी हुई पड़ी है उसको, या पेपिलाइटिस हुआ पड़ा है। तो मैं फंडोस्कोपी देखूंगा, अगर ऑप्टिक एट्रोफी होगी तो सिर्फ डार्क येलो उसकी ऑप्टिक डिस्क होगी और मार्जिन ठीक होंगे, और अगर ऑप्टिक न्यूराइटिस या पेपिलाइटिस होगा तो ब्लरिंग ऑफ मार्जिन और हाइपरीमिक होगी। तो मेरा ख्याल है मैंने आपको मैसेज दे दिया, इसको आप वीडियो को बार बार सुनेंगे, इन दोनों रिजल्ट को कोरिलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। होल नर्व तो सारा कुछ देखेंगे इसी स्कीम के साथ, और अगर जो है सिर्फ आप स्क्रीन कर रहे हैं तो सिर्फ दोनों आंखों की नियर विजन चेक करके कंफर्म करें देख पा रहा है या ब्लाइंड है, और फंडोस्कोपी की फाइंडिंग से कोरिलेट करें और अपना एंड रिजल्ट बताएं, ऑप्टिक एट्रोफी, पेपिलोएडिमा, पेपिलाइटिस। बस ये है सेकंड क्लियर नर्व की स्क्रीनिंग। अब अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि फिर पेरीमेट्री कब करनी। पेरीमेट्री आपने तब करनी है जब आपको पेशेंट को कमांड मिली कि आप इसका मोटर सिस्टम करें और आपको मिला हेमीप्लेजिया, और वो है अपर मोटर न्यूरॉन टाइप, अपर मोटर वो जो है सॉरी इंटीरियर सर्कुलेशन वाला है, ठीक है। तो यहाँ जिसको हम कहते हैं कि अनक्रॉस्ड है, जो कि आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। बस आप इतना, जब भी आपको हेमीप्लेजिया मिलेगा उसमें आप पेरीमेट्री कर लें स्क्रीनिंग के दौरान। अगर क्वाड्रीप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेसिस या सेंसरी है तो उसमें आपको पेरीमेट्री करने की जरूरत नहीं है। पेरीमेट्री सेकंड नर्व का एग्जामिनेशन है, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक पाथवे का एग्जामिनेशन है पेरीमेट्री, लेकिन इसमें चूंकि पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व भी आता है तो इसलिए इसको इधर चेक कर लिया जाता है, ठीक हो गया। तो आपने ये याद रखना, मेरे ख्याल में मैंने आपको बता दिया स्क्रीनिंग का भी, पेरीमेट्री भी कब करनी है, जब आपको हेमीप्लेजिया मिले तो तब कर ले, नहीं तो ओमिट कर ले, सिर्फ नियर और ये देखें और सेकंड नर्व की स्क्रीनिंग कंप्लीट होगी। होप सो कि आपको अब ये याद होगा, इसको लिख के आपने याद करना है जी। बहुत शुक्रिया।